नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के लिए आने वाला वर्ष सन 2026 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी दूंगा। मित्रों, वार्षिक राशिफल के क्रम में मेरी जो पिछली वीडियोस हैं जिसमें मैंने मेष राशि से लेकर और मकर राशि तक की जानकारी दी है, उसमें आपको बताया है कि जो वार्षिक राशिफल होता है ये जो प्रमुख 4 ग्रह होते हैं शनि, बृहस्पति एवं 2 छाया ग्रह राहु एवं केतु पर आधारित होता है। मित्रों, उसका कारण क्या है कि ये जो 4 ग्रह होते हैं सर्वाधिक समय के लिए एक राशि में गोचर करते हैं, इसलिए वर्ष में इनका जो सबसे अधिक प्रभाव होता है वो इन्हीं 4 ग्रहों का होता है। इन्हीं का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारे पर रहता है, इसीलिए वार्षिक राशिफल की गणना में इन्हीं 4 ग्रहों की बात की जाती है मुख्यतः। मित्रों, शनिदेव जहां एक राशि में 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष, वहीं राहु एवं केतु 1.5 वर्ष अर्थात 18 महीने के आसपास गोचर करते हैं। मित्रों, इस वर्ष शनिदेव का कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, पूरे वर्ष वो मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर वो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक वक्री भी रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 3 राशि परिवर्तन उनका चलेगा। सबसे पहले तो वो मिथुन राशि में है, वक्री हैं 11 मार्च तक, उसके बाद वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 2 जून को वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च राशि में। वहीं 31 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 13 दिसंबर को सिंह राशि में ही वक्री होते हुए वर्ष के अंत तक सिंह राशि में ही रहेंगे वो। वहीं राहु केतु की बात करें, पूरे वर्ष लगभग वो कुंभ राशि जिसमें राहु और सिंह राशि में केतु का गोचर चलेगा। 26 दिसंबर के बाद राहु मकर राशि, साथ ही जो केतु है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके ऊपर 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव आपके राशि से सेकंड हाउस में मीन राशि में प्रवेश किया तो 7.5 का लास्ट फेज आपको शुरू हो गया था, अंतिम चरण, जो चांदी के पाए पर होता है, काफी शुभ भी होता है। लेकिन चूंकि उतरती हुई 7.5 है तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये पूरे वर्ष आपको स्थिति देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस में शनिदेव है, शनिदेव आपके लिए लग्नेश होते हैं, फर्स्ट हाउस और 12th हाउस के स्वामी। तो शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस में बैठ के पूरे वर्ष 4th हाउस पर, वृषभ राशि पर, जो भौतिक सुख साधन का भाव होता है, माता का जनता का भाव होता है, साथ ही अष्टम भाव पर जहां कन्या राशि बनती है, जो आयु मृत्यु अचानक होने वाली जीवन में घटनाओं का भाव है। साथ ही जो अंतिम दृष्टि 10वीं है वो लाभ स्थान पर, वो काफी शुभ है, धनु राशि पर दृष्टि है। वहीं शनि की पूरी ओवरऑल स्थिति देखें तो शनि स्थान वृद्धि करते हुए आपके सेकंड हाउस में आपको कहीं ना कहीं धन लाभ कराएंगे, लेकिन जो आपका धन है वो खर्चा भी होगा। आप सेविंग बहुत अच्छी नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनिदेव आपके लिए 12th हाउस के स्वामी होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपका खर्च इस वर्ष जो होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर हो सकता है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है, कोई पुराना घर वगैरह आप खरीद कर उसको नया बनवा सकते हैं, अपने तरीके से बनवा सकते हैं, कोई सेकेंड हैंड वाहन वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि ज्यादातर पुरानी चीजों को खरीदने पे, इन्वेस्टमेंट में ऐसा माहौल बनाते हैं वो। साथ ही लीगल मामलों में भी आपका धन खर्च होगा और किसी नए मामले में भी आप फंस सकते हैं, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं। इनहेरिटेंस वगैरह को लेकर भी कुछ तनातनी परिवार में देखने को मिलेगी, हालांकि मामला आपके पक्ष में आ जाएगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस पर दृष्टि है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या वाणी संबंधित काम करते हैं उनके लिए शनि का ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस जनता का होता है, जनता से जुड़ाव का होता है। तो यहाँ पर दृष्टि है शनि की वाणी के स्थान में बैठ के। जो लोग वकालत आदि का काम करते हैं, जुडिशरी क्षेत्र से जुड़े हुए, उनके लिए विशेष समय ये रहने वाला है। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में चोट चपेट लगना, नसों में दर्द की वजह से नसों में खिंचाव वगैरह की स्थिति भी आपको देखने को मिलेगी। अचानक कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, अचानक खर्चे आ सकते हैं, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे फैमिली में किसी की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, या किसी और अन्य कारण से आपके पास इस वर्ष अनएक्सपेक्टेड खर्चे लगातार बने रहेंगे। तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या में आपकी लगातार रुचि बनी रहेगी। उसका एक कारण और है कि राहु भी शनिवत होकर आपके लग्न में ही आपकी राशि में पूरे वर्ष लगभग विराजमान है। तो तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्या ऑकल्ट साइंस वगैरह में आपकी रुचि बनी रहेगी। किसी भी प्रकार का नया काम अगर आप करते हैं तो आप रिसर्च के साथ कीजिएगा, नहीं तो 7.5 में आपको कुछ समस्या भी देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु लग्न में बैठ के आपको लगातार भ्रमित करने का भी काम करेंगे, जल्दीबाजी में आपको, साथ ही उकसावे में आपको डिसीजन लेने का ऐसा प्रेरणा राहु से मिलती है, जो जल्दीबाजी में व्यक्ति डिसीजन लेता है, बाद में पछताना पड़ता है। तो शनि की स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी
समस्यादायी हो सकती है अष्टम भाव पर दृष्टि। लेकिन जो लाभ स्थान पर दृष्टि है, इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि इस वर्ष आपके पास अच्छी मात्रा में धन आता रहेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि 12वें स्वामी होकर धन भाव में है, तो खर्च आपका होता रहेगा, लेकिन अच्छी बात यही कि उसी के रेशियो में, उसी के अनुपात में आपके पास धन भी आता रहेगा। और शनि यहाँ पर आपको लाभ भी देंगे, अच्छी मात्रा में लाभ देंगे। इनहेरिटेंस का लाभ दे सकते हैं, ससुराल पक्ष से आपको कोई लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ भी हो सकता है, उपहार आदि भी मिल सकता है। और विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ होगा। शनि से जुड़ा जो लोग काम करते हैं उसके माध्यम से आपको अच्छी इनकम होगी। लेकिन सेविंग आपकी इस पूरे वर्ष प्रभावित रहेगी, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा शनि की कृपा से, ये अच्छी बात है। मित्रों, अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की जो शुरुआत के 3 महीने हैं, तकरीबन 11 मार्च तक वो वक्री हैं, आपके पंचम भाव में है। और बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकम और सेविंग दोनों हाउस जो होता है, 11th और 2nd हाउस, जिसमें शनि का भी गोचर है एक बृहस्पति की राशि मीन में, तो दोनों के स्वामी होकर पंचम भाव में त्रिकोण में है। यहाँ अकेले हैं, वक्री हैं, तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्या यहाँ बनाए रहेंगे 11 मार्च तक। और संतान उत्पत्ति में भी चुनौती पैदा कर देते हैं जब वो अकेले बैठते हैं 5th हाउस में। तो यहाँ पर थोड़ी सी 2 जून तक दिक्कत, यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना। लेकिन शिक्षा के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा, भाग्य वृद्धि कारक रहेगा। खासतौर पे 11 मार्च के बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तब आपके लिए ज्यादा स्थिति अच्छी रहेगी। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, क्योंकि राहु लग्न में बैठ के भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन धर्म कर्म से हटकर थोड़ा सा भोग विलास में ज्यादा लग रहा है और सांसारिक मोहमाया में ज्यादा आप फंसे हुए हैं। इससे आपको निकलकर धर्म कर्म में अपना समय और मन लगाना चाहिए। और पिता का स्वास्थ्य भी बेहतर करेंगे 11 मार्च के बाद जब मार्गी होकर भाग्य स्थान को देखेंगे। विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा आपके लिए अवसर बनाएंगे। और लाभ स्थान पर दृष्टि, ये भी आपके लिए लाभान्वित साबित होगी। शनि के साथ आपको बृहस्पति भी लाभ देना शुरू कर देंगे 11 मार्च के बाद से। और लग्न पर जो राहु पर दृष्टि है, राहु की वापस बृहस्पति पर दृष्टि है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊहापोह जैसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। कभी कभी आप कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे जिसमें राहु आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन बृहस्पति आपको जैसे स्ट्रांगली आपको अपना आपका स्टैंड क्लियर करते रहेंगे। लेकिन राहु यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। तो बृहस्पति और राहु का जो दृष्टि संबंध प्रकार है, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ 2 जून तक। इसके बाद बृहस्पति आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, उच्च राशि में बैठेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ इश्यू जैसे लीवर या डाइजेशन जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विशेष लाभ होगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, खासतौर पर वकालत की या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए जैसे लेक्चरर वगैरह, कॉलेज प्रोफेसर आदि की तैयारी कर रहे हैं, टीचर आदि की, उनके लिए बहुत अच्छा है। और ननिहाल मामा पक्ष से भी आपको कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है और लीगल मामलों में आपको विशेष लाभ होगा। और इसके बाद बृहस्पति यहाँ पर 31 अक्टूबर को आपके 7th भाव में आकर 26 नवंबर तक केतु के साथ युति करेंगे। राहु से सीधा दृष्टि संबंध फिर से बन जाएगा यहाँ पर। तो 7th भाव में बृहस्पति और केतु की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या आएगी। और इसके बाद बृहस्पति यहाँ पर बैठे रहेंगे, 26 नवंबर को युति टूट जाएगी, तो बृहस्पति अकेले हो जाएंगे। तो बिजनेस में आपको लाभ होगा, वैवाहिक जीवन पहले से बेटर होने लगेगा, अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने लगेंगे। लेकिन 13 दिसंबर से जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे यहाँ पर, फिर से थोड़ी समस्या आपको वैवाहिक जीवन में और बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी और थोड़ी सी कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी यहाँ बृहस्पति बना देंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए जो बृहस्पति का समय है वो अच्छा समय 11 मार्च से 2 जून तक है। और उसके बाद बृहस्पति ओवरऑल आपको फल अच्छा ही देंगे। वही केतु के साथ जब उनका थोड़ा सा 26 से 27 दिन के लिए युति बनेगी, राहु से सीधा दृष्टि संबंध रहेगा, तब थोड़ी दिक्कत आपके लिए रहेगी। लेकिन ओवरऑल बृहस्पति आपके लिए काम के लिए, बिजनेस के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए ओवरऑल अच्छा ही फल देंगे पूरे वर्ष। राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु लग्न में है और 5th भाव, 7th भाव, 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं केतु 7th भाव में बैठकर लाभ स्थान लग्न पर और 3रे भाव को दृष्टिपात कर रहे हैं। देखिए, राहु यहाँ पर 2 अगस्त तक शतभिषा नक्षत्र जो उनको स्वयं का नक्षत्र उसमें गोचर कर रहे हैं, तो काफी स्ट्रांग है। अब राहु का प्रभाव यहाँ पर शनिवत ही रहता है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज वो करते हैं। सर पर जब राहु बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज जैसी स्थिति, अननेसेसरी चीजों में व्यक्ति का मन लगना, अननेसेसरी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना और बेफिजूल की चीजों में समय व्यर्थ करना। जैसे 5th भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट आदि में या किसी चीज में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करेंगे, जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में, जिसमें आप कभी कभी अच्छा खासा धन भी कमा लेंगे, लेकिन कभी कभी अर्श से फर्श पर भी राहु ला देता है तुरंत।
तो राहु की जो चमक होती है वो सितारे की तरीके होती है, बहुत जल्दी व्यक्ति शाइन भी करता है, उसी तरीके से जैसे तारा टूटता है वैसी स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। लव रिलेशनशिप में भी आपको एक कंफ्यूजन देता है, गलत रिश्ते वगैरह जोड़ देता है जिससे आपकी लाइफ सफर होने लगती है, सब चीज का ध्यान रखना। वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करता है सप्तम भाव में, और केतु भी बैठे हैं मंगल का फल लेकर, तो ये भी वैवाहिक जीवन में पूरे वर्ष तनातनी झगड़ा वाद विवाद, छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप लेना, ऐसी चीजें बनी रहेंगी। और धर्म कर्म से भी राहु आपको दूर करने का काम करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति यहाँ पर 2 जून तक आपको भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर राहु का जो 9th हाउस पर जो निगेटिव प्रभाव है उसको काफी हद तक काउंटर करेंगे। इसके बाद ये आपके 12वें भाव में चले जाएंगे राहु 26 नवंबर को, और केतु 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो केतु का 6ठे भाव में आना आपके लिए हेल्थ इशू आएगा, अननेसेसरी खर्चे पैदा करेगा, कार्यस्थल पर कुछ दिक्कत पैदा करेगा, और 2nd हाउस पर दृष्टि परिवार में कुछ सेपरेशन जैसी स्थिति, अलगाव जैसी स्थिति बनाने का काम करेगा। वहीं राहु 12वें में जाकर आपको विदेश संबंधी कार्यों से लाभ दे सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य को 4th हाउस पर दृष्टि डालकर प्रभावित करेगा। आपको किसी फेक एलिगेशन वगैरह में आपके मान की हानि करवा सकता है। राहु 12th हाउस में अननेसेसरी खर्चा वगैरह कराएगा, और सप्तम भाव पर, माफ कीजिएगा, 8म भाव पर दृष्टि डालकर आपको अचानक स्थान परिवर्तन कराना, कभी कभी अचानक धन लाभ कराना, तो कभी अचानक बड़ी हानि भी करा सकता है राहु जब मकर राशि में जाएगा। तो ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए देखें तो ये वर्ष कुछ अच्छा भी है, धन के लिहाज से अच्छा है, काम बिजनेस के लिए ओवरऑल बृहस्पति की वजह से अच्छा रहेगा, लेकिन राहु आपको लगातार उतार चढ़ाव देता रहेगा। तो इसके लिए आपको पूरे वर्ष शनिदेव की पूजा उपासना करनी चाहिए। ओम शंकर निश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, काले वस्त्र और डार्क ब्लू कलर के जो वस्त्र होते हैं उसको धारण करने से आप बचें, और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ पूरे वर्ष करते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये था कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2026 उसकी जानकारी दी, उपाय भी बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, इस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको अंतिम राशि मीन के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2026 उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।